हेलो गाइस, कैसे हो। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं आयनिक रेडियस और आगे का जो आपका टॉपिक है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आज के इस लेक्चर में हम आपको आयनिक रेडियस बताएंगे और आयोनाइजेशन एंथैल्पी बताएंगे। तो लेक्चर को पूरा देखना बच्चों, ध्यान से देखना, क्योंकि ये जो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है। जहाँ तक भी आपने देखते आए होंगे 1 2 3 4 5 और 6 7 जो आपने पार्ट देखते आए होंगे वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको आयनिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आगे के जो आने वाले पार्ट्स हैं उनको बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। क्या है कि यही सारी चीज़ें आपकी 12th में भी रिपीट होती हैं और इस चैप्टर का बहुत सारा पोर्शन बच्चों आपका 12th में आता है, इसलिए आपको ये वाले जो पोर्शन मैं आपको करा रहा हूँ वो बहुत अच्छे से देखना है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। आपका लिखा है यहाँ पे क्या, आयोनाइजिक, आपका आयोनिक रेडियस। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि ये आयनिक रेडियस है क्या चीज़। तो आयनिक रेडियस मतलब होता है कि जब हम क्या करें, किसी भी एक आयनिक बॉन्ड बने आपका, चाहे वो एक मॉलिक्यूल्स में बन रहा हो, चाहे कोई एटम आपका मिलके अपने ही मतलब कि डायटोमिक बना रहा हो, तो वो किसी भी तरह से बना है, लेकिन उसमें आयंस का इन्वॉल्वमेंट हो उसके बॉन्ड में जिस तरह से भी, तो वो जो रेडियस होगा वो आयनिक रेडियस होगा। अब इन्होंने बुक में क्या लिखा वो हम पढ़ते हैं। तो द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अ कैटाइन। तो यहाँ पे ये जो वर्ड आया है बिल्कुल आप अंडरलाइन कर लीजिए इसको, कि जो हमारा एक रिमूवल होता है आपका, जैसे एटम है, चाहे वो सोडियम हो, पोटासियम, कोई सा भी आपके पास एक एटम है, उससे यदि आप एक एक क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, उसके पास पॉजिटिव चार्ज रहता है, उसको हम बोलते हैं उसका क्या, कैटाइन, कैटाइन बन गया है। वेयर इज गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन लीड टू एन एनाइन। और यदि आपको क्या कर दो, उसमें एक इलेक्ट्रॉन दे दो उसी एटम को, तो वहाँ पे जो बनेगा वो हमारा एनाइन पार्ट बनेगा, और जो कि हमारा नेगेटिव हम बताते हैं। तो आपने देखा होगा जिस तरह से यहाँ दिख रहा है आपको ये वाला कि Mg2 पॉजिटिव, या इसको हम बोलते हैं Mg डाई पॉजिटिव। तो Mg डाई पॉजिटिव का क्या कहने का इनका मतलब है कि भाई हमने क्या किया, इससे 2 इलेक्ट्रॉन को लिए हैं। अब आपके पास ऐसे क्या होता, नेगेटिव में होता कोई सा, तो यदि नेगेटिव में होता तो इसका मतलब है कि उसने जो है आपके 2 या 3 जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो लिए हैं। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, एक एनाइन और एक कैटाइन बनता है। तो यहाँ से बोल रहा है कि द आयनिक रेडियाई कैन बी एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द डिस्टेंसेज बिटवीन द कैटाइंस एंड एनाइंस इन आयनिक क्रिस्टल। तो कुछ नहीं है, सीधा सिंपल एक बात होती है कि आयनिक रेडियाई मतलब ये है कि एक मेज़र करना डिस्टेंस को, जो है कैटाइन और एनाइन के बीच में बन रही है। अब कैटाइन और एनाइन के बीच में कैसे बनेगी, अब ऐसे बनेगी, आपके पास कोई एनाइन कौन है आपके पास, जैसे सोडियम आपका प्लस में रहता है, तो जैसे कि आपके पास सोडियम है और एक क्लोरीन है जो कि नेगेटिव है, तो अब ये सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या बनाते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं। उस बॉन्ड की डिस्टेंस को आपने नापा, तो वो ही उसका क्या होगा, आयनिक रेडियाई होगा। दैट्स इट। और कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बच्चों, बहुत आसान चीज़ है ना। मतलब इम्पोर्टेंट तो है लेकिन इतना कोई कठिन नहीं है जो कि आप ना समझ पाओ। तो आपको समझ आ रहा होगा। ऑन जनरल द आयनिक रेडियाई ऑफ आ एलिमेंट्स एग्जिबिट द सेम ट्रेंड एज आ एटॉमिक रेडियाई। तो अभी तक हमने जो एटॉमिक रेडियाई में ट्रेंड वगैरह पढ़े थे, वैसे ही हमको ट्रेंड मिलेंगे किस में, आयनिक रेडियाई में। ए कैटाइन इज अ स्मॉलर देन इट अ पेरेंट्स एटम बिकॉज इट हैज़ अ फ्यूअर इलेक्ट्रॉन व्हाइल इट न्यूक्लियर चार्ज रिमेन द सेम। देखिए क्या बोला है इन्होंने कि जो हमारा एक कैटाइन रहता है, अब कैटाइन तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है, लेकिन ये पेरेंट्स एटम क्या चीज़ होती है। देखो पेरेंट्स एटम मतलब ये है कि जैसे Mg एक पेरेंट्स एटम है, कैसे कि ना तो अभी इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं ना लिए हैं, तो क्या हुआ, एक पेरेंट्स एटम हुआ। और जैसे इसने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए और इसने क्या बनाया, डाई पॉजिटिव बनाया, तो ये जो है इसका पेरेंट्स एटम नहीं हुआ। पेरेंट्स एटम इसका कौन है, Mg है। तो इसी तरह से बोल रहा है कि जो कैटाइन आप बनाते हो किससे, पेरेंट्स एटम से, तो जो कैटाइन वाला पार्ट जो आपके पास निकल के आएगा, जो बन के आएगा इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, वो क्या होगा कि आपका उसका जो साइज होगा वो बहुत ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा भी है, मैं इसको दूसरे जो है हाईलाइट कर देता हूँ जिससे कि आपको दिमाग में रहेगा ये कि क्या होगा, वो वहाँ पे स्मॉलर हो जाएगा। और यहाँ पे अब ये स्मॉलर क्यों हो रहा, उसका कारण भी इन्होंने दिया है कि ये बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे क्या होगा कि उसका जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो तो सेम रहेगा, है ना। आपने क्या किया, उसके एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, वो भाई निकाल लिया है, लेकिन उसका न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, न्यूक्लियर चार्ज मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो हमारा एक फोर्स, इफेक्टिव फोर्स होता है, उसको हम एक न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। तो वो तो क्या होगा, ये बोल रहे हैं सेम रहेगा। तो इसके कारण क्या हो रहा है, वहाँ पे एक
न्यूक्लियर चार्ज सम होने के कारण वहाँ पे अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और जिससे कि क्या हो जाएगा कि जो हमारा एटम होगा वो पेरेंट्स एटम की तुलना में छोटा दिखाई देगा हमको, या छोटा ही होगा, दिखाई क्या देगा। और द साइज ऑफ एन एनायन विल बी लार्जर देन दैट ऑफ अ पेरेंट्स एटम। और यहाँ पे बोल रहा है जो साइज होगा एनायन का वो लार्जर होगा किससे, उसके पेरेंट्स एटम से। अब एनायन का क्यों ज़्यादा हो रहा है, तो उसका भी सीधा सिंपल आंसर है कि क्या हो रहा है, अब आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को डाला तो न्यूक्लियर चार्ज में क्या होगा, आपकी घटाव आएगा। क्यों घटाव आएगा, क्योंकि जैसे ही आप क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन को डाल दोगे या फिर 2 को या 3 को, जितने भी आप इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, उससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन बढ़ जाएगा आपस में। वो यहाँ पे लिखा है कि द साइज ऑफ एन एनायन विल बी लार्जर, लार्जर होगा। देखो मैं हर एक वर्ड को इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ जिससे कि आपको याद रहेगा। तो द साइज ऑफ एन एनायन जो कि हमारा क्या होगा, लार्जर होगा देन दैट ऑफ द पेरेंट्स एटम, बिकॉज द एडिशन ऑफ अ वन और अ मोर इलेक्ट्रॉन विल रिजल्ट इंक्रीज रिपल्सन अमंग द इलेक्ट्रॉन्स एंड डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ पे जो है हमारा क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में डिक्रीजमेंट आ रहा है, लेकिन हमारा यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन है वो बढ़ने के कारण उसका साइज बढ़ रहा है। बहुत आसान चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा आयनिक रेडियस होता है फ्लोराइड का आंस का, वो F नेगेटिव इज अ 136 पिकोमीटर, वेयर इज द एटॉमिक रेडियस ऑफ अ फ्लोरीन इज ओनली 64 पिकोमीटर। तो बहुत आसान इसका भी आंसर था। कैसे, देखो कि यदि आपके पास फ्लोरीन एक नॉर्मल में है तो उसका क्या होगा, रेडियस बिल्कुल जो आपने लिया है कितना भाई, 64 पिकोमीटर होगा, वो तो होगा। लेकिन यदि उसको आपने एक इलेक्ट्रॉन देकर उसको यदि आपने नेगेटिव बनाया है, यदि एनायन बनाया है, तो वहाँ पे उसका जो है साइज जो होगा दुगना हो जाएगा और 136 पिकोमीटर हो जाएगा। On the other hand, the atomic radius of a sodium is a 186 picometer compared to the ionic radius of जो है 95 picometer for a sodium positive। ये देखो कितनी अच्छी और कितनी रोचक बात यहाँ उन्होंने लिखी है, वही सारी चीज़ों को लेके कि सोडियम यदि हमारा पेरेंट्स एटम है तो वो कितना रहेगा आपका 186 पिकोमीटर, लेकिन जैसे ही उसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला तो वहाँ पे उसका साइज हो जाएगा डिक्रीज होकर कितना 95 पिकोमीटर। ये सारी छोटी छोटी बातें होती जो कि आपको समझना ज़रूरी है। अब बोल रहे हैं ये कि जब हमारा बोल रहे हैं कि बी व्हेन वी जो है फाइंड सम एटम्स एंड आयंस विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वी कॉल देम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो अब आपसे क्वेश्चन होगा, यहाँ पे आपकी बुक में भी दिया होगा कि व्हाट इज द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का सीधा सीधा ये मतलब होता है, देखो आइसो मतलब हमेशा याद रखना, इसका मतलब होता है सेम। तो जब भी किसी भी स्पीसीज का सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसे हम बोलेंगे क्या, आपकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब दिमाग में बात यह आती है कि कोई भी स्पीसीज़ का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम कैसे हो सकता है, तो भाई सेम ऐसे हो सकता है कि या तो वो क्या करे, अपने इलेक्ट्रॉन दे दे या फिर ले ले, और जिस तरह से क्या हो जाए कि उसका जो भी ले रहा दे रहा और वो ऐसे करके क्या कर ले। देखो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखो फिर और अच्छे समझ आएगा। जैसे कि ऑक्सीजन डाई नेगेटिव है, फ्लोरीन आपका नेगेटिव है, सोडियम आपका जो है पॉजिटिव है, एंड Mg डाई पॉजिटिव है। तो इन सभी में आप इलेक्ट्रॉन की संख्या को चेक करो, आपको क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। और 10 मिलने के कारण ही क्या हो रहा है इन सभी में, देखो वैसे तो इनका अलग अलग रहता है, जैसे कि आपका ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, फ्लोरीन में 9 रहते हैं, सोडियम में 11, मैग्नीशियम में 12। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि अपने जो है इलेक्ट्रॉन दिए हैं और किसी ने लिए हैं, जिसके कारण कि इनका जो संख्या आ रही है वो कितनी आ रही है, 10 आ रही है। तो दियर रेडियाई वुड बी डिफरेंट बिकॉज ऑफ दियर डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज। ये बोल रहा हमसे कि भले ही उनमें जो है आपका सेम जो इलेक्ट्रॉन हो जाए, लेकिन उनका रेडियाई जो रहेगा वो कैसा रहेगा, डिफरेंट रहेगा, है ना, बिकॉज ऑफ जो है डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज के कारण। दी कैटाइंस यहाँ पे लिखा है कि जो कैटाइन होगा विद द ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज विल हैव अ स्मॉलर रेडियस। और जैसा कि हमने आपको बताया कि कैटाइन वाला क्या करेगा, आपका स्मॉलर रेडियस वाला बनाएगा, और बिकॉज जो है किसके कारण, वो है आपका ग्रेटर अट्रैक्शन ऑफ जो है इलेक्ट्रॉन्स टू द न्यूक्लियस के कारण। और जो हमारा एनायन विद द ग्रेटर नेगेटिव चार्ज विल हैव जो है क्या, लार्जर रेडियस। इन दिस केस द नेट रिपल्सन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल ओवरवेट द न्यूक्लियर चार्ज एंड द आयन विल रिस्पॉन्ड साइड। तो जो बातें अभी मैंने आपसे बोली थी वही सारा लिखा है यहाँ पे कि क्यों हमारा कैटायन जो है छोटा होता है और क्यों हमारा एनायन बड़ा होता है। अब एक अच्छी सी प्रॉब्लम कर लेते हैं हमारी 3.5, और उसके बाद आपका जो भी सारा डाउट था, जो भी कुछ भी आपको समझ नहीं आया होगा आयनिक रेडियाई के बारे में, सारा जो है सॉल्व हो जाएगा।
आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल हैव द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइज। हमसे पूछ रहा है कि कौन सी स्पीसीज़ के पास जो है सबसे ज़्यादा मतलब कि लार्जेस्ट और सबसे कम जो है साइज होगा। तो बिल्कुल आपको ये समझना है पहले तो, और मैं इसका आंसर बताऊं समझाऊं उससे पहले आप खुद भी इस दिमाग लगाओ और सोचो कि यार इसमें ऐसी क्या चीज़ है कि इसका जो है मतलब कि ऐसा कौन सा इसमें से आपका जो मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव और ये सब दिए हैं, तो इनमें से कौन सा हमारा क्या होगा सबसे छोटा और सबसे बड़ा होगा। तो इसका आंसर देखिए बहुत आसान है जजमेंट करना इसकी, कि मैग्नीशियम यदि हमारा पेरेंट्स है और यदि उसका फिर कैटायन बन रहा है, तो आप ऑब्वियसली इतनी बात तो समझ रहे होंगे कि मैग्नीशियम अपना यदि पेरेंट्स है और उस यदि उसका जो है हमारा क्या बन रहा होगा पॉजिटिव में मतलब कैटायन बन रहा होगा, तो ये वाला पार्ट तो भाई बिल्कुल आपका क्या होगा छोटा ही होगा। उसके अलावा एल्युमिनियम यदि हमारा पेरेंट्स है ये तो हमारा बड़ा होगा मतलब इसके मुकाबले, और एल्युमिनियम का यदि 3 पॉजिटिव बन रहा तो ये तो छोटा होगा। तो बात ये आती है कि सबसे छोटा इसमें से आप ऐसे देखोगे कि इनका पहले आप ये पता करो कि कौन जो है आपका लेफ्ट। देखो मैग्नीशियम से एल्युमिनियम चल रहे हो आप, देखो 12 से 13 चल रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे कि मैग्नीशियम से जब आप एल्युमिनियम जा रहे हो तो आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो, और लेफ़्ट टू राइट जाने पे मतलब कि आप पीरियड्स बाद जब लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हो तो आपको क्या मिलता है कि एटॉमिक रेडियस जो रहता है हमारा वो कम होते जाता है। और जबकि यहाँ पे दिख रहा है हमको कि मैग्नीशियम की तुलना में एल्युमिनियम का एटॉमिक रेडियस ऑलरेडी ही कम है, तो इसके यदि हम इसको और डाई जो क्या बना दें हम ट्राई पॉजिटिव बना देंगे तो और छोटा हो जाएगा एल्युमिनियम हमारा ट्राई पॉजिटिव। तो इसके कारण क्या होगा कि हमारा एल्युमिनियम जो ट्राई पॉजिटिव, तो एल्युमिनियम हमारा ट्राई पॉजिटिव जो है वो क्या होगा यहाँ पे बहुत ही छोटा होगा, और जो कि मैग्नीशियम हमारा क्या हो रहा है ग्रुप वाइज यदि देखोगे तो भी और हमारा पीरियड्स वाइज देखोगे तो भी हमारा क्या है बड़ा है। इसलिए यहाँ पे आपका मैग्नीशियम जो इसका पेरेंट्स एटम वाला बिल्कुल लार्जेस्ट होगा, और एल्युमिनियम जो कि 3 पॉजिटिव वाला है वो हमारा स्मॉलेस्ट होगा। और वो यहाँ पे लिखा है कि द एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज अक्रॉस अ पीरियड्स कैटायन आर स्मॉलर देन दियर पेरेंट्स एटम, और अमोंग द आइसोइलेक्ट्रिक स्पीसीज दी वन विद द लार्जर पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज विल हैव अ स्मॉलर रेडियस, और हेंस द लार्जेस्ट स्पीसीज जो हमारी मैग्नीशियम होगी और स्मॉलेस्ट आपकी Al3 पॉजिटिव या पॉजिटिव होगी। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिल रही होगी कि आपका मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव, एल्युमिनियम और एल्युमिनियम ट्राई पॉजिटिव, इन सभी का जो हमारा क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या है इनका बहुत बिल्कुल सेम होगा, है ना सभी का। आप इसको करके देख लीजिएगा आपको पता चल जाएगा सभी का क्या है हमारा एटॉमिक जो इनका है वो सेम होगा। किन का, जैसे आपका Mg2 पॉजिटिव वाले का और Al3 पॉजिटिव वाले का। चलो आगे देखते हैं हम आपका क्या क्या लिखा है, और देखते हैं हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। अब बच्चों आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है उससे पहले हम इस शब्द को थोड़ा तोड़ेंगे और जानेंगे कि इस शब्द का रियल में क्या मीन है। देखो आयन से बनने वाली एनर्जी, इतना तो आपको समझ आ रहा होगा। अब ये आयन से कैसे बनती है या फिर आयन से कैसे रिलेट करती है वो सारी चीज़ें हमको जाननी है। तो मैं आपको पहले पढ़ाने से पहले थोड़ा बता दूं कि पास कोई एटम है और उस एटम से आपको कोई एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो या लॉस करना हो उसका इलेक्ट्रॉन, तो जो एनर्जी आपको उसमें देनी पड़े उसको निकालने के लिए वो ही हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, दैट्स इट। और यहाँ पे एंथैल्पी का मीन मतलब होता है हीट या फिर कोई भी एनर्जी सोर्स आप ले सकते हो। इन्होंने लिखा है कि द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ अ टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय इट्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दैट्स इट, है ना। क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप आंसर में ये लिख सकते हो कि भाई एक क्वांटिटेटिव मेजर होना एक टेंडेंसी जो कि एक एलिमेंट की जो कि लूज करे अपना इलेक्ट्रॉन बाय इट्स जो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दैट्स इट। इट रिप्रेजेंट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। और एक और चीज़ याद रखना कि ये जो होती है गैसियस एटम की निकालने के लिए होती है, याद रखना ये बात। और उसका जो सिंबल है हमारा एक्स होगा, मतलब हम मानेंगे कि जो हमारा गैसियस एटम है वो हमारा एक्स है, और उसमें से जो हम क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं वो हमारा कौन है, या जो एनर्जी हमारी लग रही है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वो हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। और उसकी ग्राउंड स्टेट से, अब ग्राउंड स्टेट का मतलब ये होता है कि आपका, जैसे मैं बोलूँ कि ग्राउंड स्टेट में कैसा बिल्कुल एक नॉर्मली कोई उसमें जो है अनबैलेंस चार्ज वगैरह कुछ नहीं और सीधा वो बिल्कुल अपना है, तो ऐसे
में से निकालना, है ना, बिल्कुल ग्राउंड स्टेट से निकालने वाली जो होगी वो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। यदि मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर एन जो हमारा क्या है एलिमेंट एक्स इज द एंथैल्पी चेंज, जो कि हम इससे कैसे डिनोट करते हैं डेल्टा आई एस से, फोर रिएक्शन डिपेक्टेड इन इक्वेशन 3.1 में इसको बताया गया है। अब ये जो 3.1 में आपको बताया गया है वो है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है कि किसी भी गैसियस एटम से उसका पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगी वो हमारी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। और उसी तरीके से जो आपका 3.2 है उसमें बताया गया है कि जब वो हमारा एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद अब उसी में से हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालें तो वो हमारी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, इन्होंने वही लिखा है। और जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो आपकी कैसे हम उसकी यूनिट किस में बोलते हैं किलो जूल पर मोल, मतलब कि एक मोल सब्सटेंस में से आपने कितने इलेक्ट्रॉन या कितने एक इलेक्ट्रॉन जो भी आपने निकाला है तो उसमें कितने किलो जूल आपको मोल एनर्जी की जरूरत पड़ी है वो इसकी यूनिट हो जाती है किलो जूल पर मोल, सीधी बात है ना। और we can define the second आयनाइजेशन enthalpy as the energy required to remove the second most loosely bound electron. It is the energy required to carry out the reaction shown in जो कि क्वेश्चन 3.2 में आपको मैंने अभी बोल के बता दिया है कि जब हम क्या करेंगे उसी एटम को लें जिसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं फिर उसमें से ही हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालें तो वो जो एनर्जी लगेगी वो हमारी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। अब इसी तरीके से थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे करके चलती जाती है, आपको जितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं उतनी एनर्जी लगती जाएगी आपकी। और हमेशा ही एनर्जी क्या होगी बढ़ते क्रम में लगेगी, ऐसा नहीं है कि आपने जो है पहला निकाल लिया बिल्कुल एकदम आसानी से तो फिर दूसरा भी आसानी से निकल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। आपको दूसरा निकालने के फिर और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तीसरा निकालने के लिए और ज़्यादा देनी पड़ेगी, इस तरह से। तो एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम एंड हेंस आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर ऑलवेज पॉजिटिव होती है। आपको जो है इस देखो इस वर्ड को ज़रा ध्यान से समझ लेना, रिक्वायर्ड मतलब कि इसमें आपको एनर्जी देनी पड़ती है, सिस्टम से हमको एनर्जी नहीं मिलती है। इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो हमको एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए हम उसको पॉजिटिव में लिखते हैं। इस बात को याद रखना कि ये जो होगी हमेशा ही पॉजिटिव में लिख जाएगी। आपने पढ़ा होगा नेगेटिव जो होती है हमारी क्या होती है एक्सोथर्मिक होती है और पॉजिटिव हमारी इंडोथर्मिक होती है। द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी हायर देन दी जो है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज इट इज़ अ मोर डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ पॉजिटिवली चार्ज आयन देन फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम। इस बात को ज़रा ध्यान से समझो और सुनो कि जो हमारी पहली वाली थी उसमें यदि आप मतलब क्या होगा बिल्कुल नॉर्मल सी बात है यार कि यदि किसी को जैसे आपने क्या किया पहली बार थप्पड़ मारा अच्छा जोर का तो पहली बार में क्या है आपको कोई ज़्यादा इतनी वो नहीं करेगा, बोलेगा चलो अब कोई बात नहीं। लेकिन जब दूसरा थप्पड़ उसमें मारोगे तो ज़्यादा उसके गाल पे हीट जनरेट हो जाएगी और फिर वो आपको पलट के फिर दूसरा थप्पड़ वो भी मार देगा। इस मैंने थोड़ा वो ले लिया, तो इस बात को समझो कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहली बार में क्या होगा हम आसानी से निकाल लेंगे एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन दूसरी बार जब हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसी में से जिसमें से हमने एक निकाल लिया तो दूसरी बार फिर क्या होगा वो बिल्कुल लूजली बाउंडेड नहीं रहेगा। क्या रहेगा कि भाई यदि उसका एक चला गया है तो उसका फिर न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा उसको संभाल के रखेगा उस वाले इलेक्ट्रॉन को, फिर वो बोलेगा कि मैं अब ये वाला इलेक्ट्रॉन तो किसी हालत में नहीं दूंगा भाई, नहीं तो मैं अनस्टेबल हो जाऊंगा। तो इसलिए क्या करेगा वो उसको अच्छे से स्ट्रांगली बॉन्डेड करके रखेगा और उसको फिर आप निकालोगे तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यही सारा मामला चलता है, कोई इतना कठिन चीज़ नहीं है ये। तो इन द सेम वे द थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी हायर देन द सेकंड एंड सो ऑन। और इसी तरीके से थर्ड वाली फिर और ज़्यादा एनर्जी मांगेगी, फोर्थ वाली और ज़्यादा मांगेगी, इस तरीके से। द टर्म आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इफ नॉट क्वालिफाइज इज टेकन एज द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। इन्होंने लिखा है कि जो टर्म हम बोल रहे हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी वो हमारी जो है क्वालिटीफाई नहीं होती है टेकन ऐसा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए हम जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी कह के नहीं बोलते हैं, हमको बोलना पड़ता है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, है ना। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे यार कि कौन सी आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हो, इस तरह से उन्होंने बोला है। तो जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है एलिमेंट हैविंग द एटॉमिक नंबर जिसका कि क्या है 60 आर अपलोडेड, जो कि इन फिगर 3.5 में आपको बताया गया। मतलब कि 60 तक मतलब कि 60 तक जो भी हमारे एटॉमिक नंबर है वहाँ तक आपको जो फिगर 3.5 है वहाँ पे आपको बताया गया है कि किसकी कितनी ज़्यादा है किसकी कितनी कम है। तो ज़रा हम देख लेते हैं, ये देखो फिगर। तो अब फिगर से दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। पहली कि आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि भाई यहाँ पे जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रूबिडियम है, सीजियम है, इन सभी की क्या है
आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है बहुत ही कम है। देखो बिल्कुल 500 किलो जूल पर मोल में ही काम हो रहा है। लेकिन और जैसे आपने देखा क्या, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, इन सभी क्या बहुत ज़्यादा है। तो अब ये जो है आपके दिमाग में क्वेश्चन स्ट्राइक करना चाहिए और आगे उसकी मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा कि क्यों हमारी हीलियम वगैरह की ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी है और लिथियम की कम है। यदि आपको इसका आंसर पता है तो मुझे पहले ही आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो, या फिर मैं तो वैसे आपको आंसर दूंगा ही इसका। तो पहले आप थोड़ा दिमाग लगाइए और सोचिए कि क्यों हीलियम वगैरह इनमें जो है ज़्यादा हो रही है और बाकी इनमें जो है कम हो रही है। एक और ट्रेंड यहाँ से आपको ये देखने को मिल रहा होगा क्या, कि देखो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रूबिडियम, सीजियम, ये सारे क्या होते हैं, हमारे फर्स्ट ग्रुप में आते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप में आने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे इनका क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियाई जो है, माफ़ कीजिएगा, जैसे जैसे इनका एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहा है वैसे ही वैसे इनकी क्या होती जा रही है, आयनाइजेशन एंथैल्पी देखो कम होती जा रही है। देखो इस स्लोप को देखो, ये नीचे की ओर आपको गिरता हुआ दिख रहा होगा। इसका क्या बताने का कारण है कि ग्रुप में बायस आप नीचे जैसे जैसे जाते हो आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है डिक्रीज दिखती है, मतलब कि उसमें डिक्रीजमेंट आता है। दूसरा आप देखोगे ये वाला ग्रुप जो कि 18 ग्रुप है, मतलब कि हीलियम नियोन वाला, इसमें भी आपको देखो एक डिक्रीजमेंट मिल रहा है, यहाँ से यहाँ, फिर और बिल्कुल ही कम हो गई, फिर और कम हो गई। तो ये सारा क्या है, ग्राफ से हमको क्या पता चल रहा है कि ग्रुप में नीचे जाने पे तो डिक्रीज कर रही है, लेकिन लिथियम से हीलियम ये आपका पीरियड्स वाइज चलता है और आप देख रहे होगे कि लिथियम से हीलियम में बहुत अधिक आयनाइजेशन एंथैल्पी लग रही है। तो इसका क्या मतलब है कि पीरियड्स वाइज जो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो बढ़ती है। सीधा सा देखने का खेल है, बस देखो चीज़ों को ऑब्जर्व करो और ऑटोमेटिक आपको सारे आंसर मिलेंगे। चलो हम पढ़ते हैं अब आगे क्या लिखा था हमारा, कि द पीरियडिसिटी ऑफ द ग्राफ इज़ क्वाइट स्ट्राइकिंग। वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो हमने अभी बातें करी हैं वही इन्होंने लिखा है कि जब आप ग्राफ को देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल आश्चर्यचकित करेंगी। कैसे कि यू विल फाइंड मैक्सिमा एट जो है नोबल गैसेस, आपको जैसे मिल रहा होगा कि नोबल गैसेस पे जो है आपको मैक्सिमा मिल रही होगी, मतलब कि बहुत अधिक जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी मिल रही होगी, विच हैव क्लोज इलेक्ट्रॉन सेल। और उसका कारण उन्होंने दिया है कि उनके पास क्या है, क्लोज इलेक्ट्रॉन सेल है और वेरी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब यहाँ से आपका एक क्वेश्चन समझो या फिर एक बिल्कुल डेफिनेशन समझो, आप समझ लो कि कभी भी आपसे कोई पूछता है कि नोबल गैस की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्यों अधिक होती है, तो सिंपल उसका आंसर लिख देना कि उसके पास क्लोज इलेक्ट्रॉन सेल होता है और उसके पास एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, दैट्स इट। और यहाँ पे दूसरे बोल रहा है कि ऑन दी अदर हैंड मिनिमा आपको कहाँ दिख रही है, अकर एट जो है एल्कली मेटल के पास, जो लिथियम सोडियम वाले उनके पास दिख रही है, एंड दियर लो आयनाइजेशन एंथैल्पी कैन बी करेक्टलेटेड। और ये बोल रहा है कि ऐसा कारण इसका ये है कि करेक्टलेटेड, या देखते हैं कहाँ पे भाई इसका, हाँ तो ये जल्दी निकल जा, हाँ करेक्टलेटेड विथ दियर हाई रिएक्टिविटी। और वो उसका कारण ये है कि उनकी हाई रिएक्टिविटी होने का। और इन एडिशन यू विल नोटिस द टू ट्रेंड, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली इंक्रीज एज वी गो अक्रॉस अ पीरियड एंड डिक्रीज एज वी डेसेंड इन अ ग्रुप। जो मैंने आपसे बात बोली थी, वो ड्रॉ करके बताया था कि ग्रुप पे जाने पे आपको क्या मिलेगा, ग्रुप पे नीचे जाओगे तो आपको डिक्रीजमेंट मिलेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी पे, और पीरियड्स वाइज जाओगे तो आपको इंक्रीजमेंट मिलेगा। बिल्कुल सीधा से उन्होंने लिख के बोल दिया है। और दीज ट्रेंड्स आर इलस्ट्रेटेड इन अ फिगर 3.6 का ए और 3.6 का जो हमारा बी है, और ग्राफ दिए उन्होंने, उनमें भी यही सारी चीज़ें बताई गई हैं respectively for the elements of the second periods and the first group of the periodic table. You will appreciate that the ionization enthalpy and atomic radius are a closely related property. बहुत बिल्कुल ध्यान से समझने वाली चीज़ है। क्या लिखा है कि आप जो है इस चीज़ की सराहना करोगे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है एंड एटॉमिक रेडियस जो होते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना इस बात को, कि आयनाइजेशन एंथैल्पी और एटॉमिक रेडियस आपस में क्लोजली रिलेटेड प्रॉपर्टी हैं। कैसे हैं कि जैसे जैसे हमारा क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती जाएगी, और जैसे जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती जाएगी वैसे वैसे हमारा एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। बिल्कुल एकदम इसमें एक रिलेशन यही है कि आपका एटॉमिक रेडियस जितना बड़ा होगा, अब एटॉमिक रेडियस जितना बड़ा आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से आपकी जो न्यूक्लियस है उसकी दूरी बढ़ेगी। अब दूरी बढ़ेगी तो आसानी से आप इलेक्ट्रॉन को निकाल पाओगे। तो इस तरह की रिलेशन है यहाँ पे।
टू अंडरस्टैंड दिस ट्रेंड, और इस ट्रेंड को समझने के लिए वी हैव कंसिडर 2 फैक्टर। पहला तो है अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड न्यूक्लियस, जैसे मैंने आपसे बोल दिया पहले ही कि पहली चीज़ तो ये होगी यहाँ पे कि न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन का वो क्या हो जाएगा। अब देखो बात को समझ लो कि जैसे जैसे आपका साइज बढ़ेगा न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन है वो कम होगा, और यदि कम होगा तो आसानी से आप इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे, और इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको जो है कम लगानी पड़ेगी, सीधी सी बात है यार। और सेकंड देखो कि द रिपल्सन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच अदर, और दूसरा कारण ये भी है कि यदि आपका जो रिपल्सन है इलेक्ट्रॉन का वो यदि ज़्यादा हो जाए तो आसानी से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा कि बिल्कुल निकलना चाहेगा, बोलेगा यार मुझे यहाँ तो जम नहीं रही, चलो मैं निकल ही जाता हूँ, तो वो आसानी से निकलना चाहेगा, ये बात है यहाँ पे। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम विल बी लेस देन जो है हमारा किससे, द एक्चुअल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ अ शील्डिंग और अ स्क्रीनिंग। बहुत बेहतरीन यहाँ पे बात आई है आपके लिए, और इसको बिल्कुल समझाऊंगा मैं ये क्या चीज़ है। यहाँ पे लिखा है कि शील्डिंग और स्क्रीनिंग ये इफेक्ट क्या है और क्यों हो रहा है और इसका क्या मीन है इनका कहने का, वो हम जानते हैं। देखो पहले यहाँ से पढ़ो कि बोल रहा है कि जो हमको ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं, और ट्रेंड में क्या बोल रहा है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय या बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विल बी लेस। बोल रहा है कि जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमारा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन कौन नहीं जानता, वो सब जानते होंगे कि जो हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब जो हमारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है एटम में वो क्या होता है, लेस होता है अट्रैक्शन किससे, न्यूक्लियस से, देन जो है किसके, आपके एक्चुअल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, क्योंकि वहाँ पे शील्डिंग होती है और स्क्रीनिंग होती है ऑफ अ बैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जो है किससे, फ्रॉम न्यूक्लियस बाय द इंटरवेनिंग कोर इलेक्ट्रॉन। ये बात को जरा ध्यान में समझो, क्या है, कुछ नहीं है यार। इस बात को मैं आपको एक साउंड का एग्जांपल दे के दूंगा, आसानी समझ आएगा। जैसे आपसे कोई बोलता है, आप किसी बंद कमरे में खड़ा कर दिया आपको, और एक बंद कमरे में खड़ा करके और बाहर से कोई अच्छा साउंड बजा रहा है, तो क्या आपको सुनाई देगा, नहीं देगा। अब मैं आपसे कहूँ कि मैंने क्या किया, जो हमारा बंद कमरा था उसको क्या किया मैंने, आपका खोल दिया, तो फिर आपको जो है क्या हो जाएगा, साउंड सुनाएगा। तो ऐसे ही खेल यहाँ पे चलता है कि जब तक हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा हमारे न्यूक्लियस के कांटेक्ट में रहता है तब तक तो उस पर अच्छा अट्रैक्शन रहता है, और जैसे ही हमारा क्या हो उसके बीच में कोई दीवार आए, और दीवार यहाँ पे कौन आती है कि आपको पता होगा कि हर एक जो हमारा एटम होता है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होते हैं। जैसे आपके पास ये पूरा न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक दूसरा सेल ये रहा, फिर ऐसे ये कोई दूसरा सेल ये रहा, तो इस तरह से क्या होते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होते हैं। अब यहाँ पे जो सेल है उसका कोई इलेक्ट्रॉन है ऐसे करके, तो वो क्या करेगा कि इस वाले इलेक्ट्रॉन का जो है अट्रैक्शन को कम करेगा। मतलब कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे कि यहाँ पे एक बाधा डालेंगे, बोलेंगे कि भाई हम जो ऐसे मतलब रुकावट डालेंगे कि जिससे न्यूक्लियस इससे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर पाएगा और इस पर अपना असर नहीं दिखा पाएगा। तो यही चीज़ को हम बोलते हैं स्क्रीनिंग और शील्डिंग, कुछ नहीं है, बस इतनी सी चीज़ है ना। आगे बढ़ता हूँ, मैं क्या लिखा था यहाँ पे, तो इन्होंने एग्जाम्पल के लिए लिया है कि मान के चलो कि आपके पास क्या है 2s वाला इलेक्ट्रॉन है इन द लिथियम इज शील्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर कोर ऑफ अ फर्स्ट s इलेक्ट्रॉन। क्या बोल रहा है कि लिथियम जैसे हमारे पास, और लिथियम में जो 2s वाला इलेक्ट्रॉन है हमारा वो शील्डेड होता है किससे, न्यूक्लियस से, किसके द्वारा, जो इनर कोर का फर्स्ट s इलेक्ट्रॉन है। इस बात को जरा समझो, फिर से मैं बताता हूँ। जैसे कि आपके पास ये दो इलेक्ट्रॉन किस में रखे हैं आपके पास, मैं बोलता हूँ ये दो इलेक्ट्रॉन हैं आपके फर्स्ट s वाले हैं, और वहीं पे अब एक इलेक्ट्रॉन बचा है यहाँ पे, वो हमारा किसका है, 2s वाला है। अब इस फर्स्ट s की वजह से यहाँ पे क्या होगा कि एक बाउंड्री क्रिएट होगी। मैं उसको दूसरे कलर से करता हूँ कि इस फर्स्ट वाले से क्या होगी, यहाँ पे कोई एक बाउंड्री क्रिएट होगी, और उस बाउंड्री की वजह से जो हमारा न्यूक्लियस है वो इससे कांटेक्ट, इस वाले से जो है कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो, इसके कारण क्या होता है, ये इसको मैं इरेज करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक शील्डिंग आ रहा है। शील्डिंग कौन क्रिएट कर रहा है, हमारा फर्स्ट s कर रहा है 2s के लिए। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं कि हमारी शील्डिंग और स्क्रीनिंग, और वो इन्होंने एग्जांपल से बताया कि लिथियम के केस में 2s वाला इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जो 2s वाले इलेक्ट्रॉन है वो शील्डेड क्रिएट कर देते हैं, जिसके कारण कि हमारा 2s वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से इसके संपर्क में नहीं आ पाता, और इसलिए हमारा 2s वाले इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से गुपच हो जाता है, मतलब कि निकल जाता है।
तो ऐसा रिजल्ट द बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस अ नेट पॉजिटिव चार्ज विच इज लेस देन द एक्चुअल चार्ज ऑफ अ +3। बोल रहा है कि इसी के कारण जो हमारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस करता है नेट पॉजिटिव चार्ज और विच इज लेस देन द एक्चुअल चार्ज ऑफ अ +3, और इसी के कारण हमारा जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से निकलता है क्योंकि वहाँ पे उसको ज़्यादा ही पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है। और इन जनरल द शील्डिंग इज़ इफेक्टिव व्हेन द ऑर्बिटल्स इन द इनर सेल आर कम्प्लीटली फिल्ड। और ये जो शील्डिंग होती है आपकी वो ज़्यादातर किस में देखने को मिलती है, जब हमारा जैसे किस में फर्स्ट वाला फुल फिल होता है, मतलब कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और आपको पता है यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास। तो जब ये बिल्कुल कम्प्लीटली फिल्ड होता है तभी ये जो है हमको इफेक्ट देखने को मिलता है शील्डिंग वाला। और क्या लिखा है इन्होंने कि और दिस सिचुएशन अकर इन केस ऑफ अल्कली मेटल्स विच हैव जो हमारा सिंगल आउटर मोस्ट NS इलेक्ट्रॉन्स प्रोसीडेड बाय एन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो हमसे ये बोल रहा है ये वाली जो सिचुएशन है शील्डिंग विल्डिंग की वो आपको अल्कली मेटल में ज़्यादा देखने को मिलेगी, और उसका कारण लिखा है कि विच हैव अ सिंगल आउटर मोस्ट NS इलेक्ट्रॉन, मतलब कि उनकी NS का मतलब है कि जैसे आपने क्या किया फर्स्ट वाले में पहुँचे, तो जैसे फर्स्ट वाला छोड़ो आप जैसे सेकंड वाले में पहुँचे 2s में, तो 2s में क्या होगा आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो उस एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण आपको क्या मिलेगा वहाँ पे, उस एक इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से हमारा अट्रैक्शन नहीं बता पाएगा न्यूक्लियस से, सीधी बात है ये। चलो अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम अ लिथियम टू फ्लोरीन, और जब हम मूव करते हैं लिथियम से फ्लोरीन की तरफ, अभी आपने लिथियम के केस में देखा कि क्या हो रहा था, हमारा शील्डिंग के कारण हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल पा रहे थे, लेकिन अब जैसे ही आप लिथियम से फ्लोरीन पहुंचोगे अक्रॉस अ सेकेंड पीरियड, तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन आर एडेड टू दी ऑर्बिटल इन द सेम प्रिंसिपल क्वांटम लेवल। इस बात को जरा मैं आपको समझाता हूँ क्या इन्होंने बोला। देखिए क्या होता है कि पीरियड्स पे जाने पे आपको ये तो ध्यान ही होगा कि पीरियड्स पे जाने पे आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं ना कि सेल। मतलब कि जैसे आप दूसरे वाले पीरियड्स में हो तो दूसरे वाले में क्या रहेंगे, आपके 2 सेल ही रहेंगे। अब 2 सेल में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जा रही है। अब जब आपकी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी, जैसे अभी आपके पास एक ही था, अब यहाँ पे आप जैसे पीरियड्स में और आगे पहुँचे, यहाँ पे 2 3 इस तरह से इधर क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ते जाएंगे फिर क्या होगा कि जो इसकी शील्डिंग है 1s वाले की, या फिर कोई भी ये शील्ड कर रहा है तो उसकी शील्डिंग इतनी इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। फिर ये क्या करेंगे, ये वाले अट्रैक्टिव हो जाएंगे, है ना, न्यूक्लियस से। और उस अट्रैक्टिव का कारण क्या है कि ये फर्स्ट एस वाला इसको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि इसके पास देखो कितने सारे इलेक्ट्रॉन है, 4 5 है, लेकिन इसके पास तो 2 ही है। इसके कारण क्या होता है, हमारा ये जो है ज़्यादा रोक नहीं पाता है, सीधी बात थी। ये इन्होंने उसके केस में बताया लिथियम ईथियम के, उसको भी हम देखेंगे पढ़ेंगे। चलो अब आगे देखते हैं हम और क्या क्या लिखा है आपकी बुक में। तो इन्होंने बोला है कि जब आप लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाओगे अक्रॉस द सेकंड पीरियड, तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन आर एडेड टू द ऑर्बिटल इन द सेम प्रिंसिपल क्वांटम लेवल एंड द शील्डिंग ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज बाय द इनर कोर ऑफ द इलेक्ट्रॉन डज नॉट इंक्रीज वेरी मच, सो कंपनसेट फॉर द इंक्रीज अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस, और दस अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज ओवरवेग्स द शील्डिंग। मतलब क्या है इसका जो मैंने बोला वही है कि हमारे इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण शील्डिंग इतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती है, उसके कारण उसके फलस्वरूप देखो यहाँ पे लिखा है कंसिक्वेंटली का मतलब होता है फलस्वरूप। तो वहाँ पे क्या होगा कि द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड मोर एंड मोर टाइटली एंड द आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज अक्रॉस अ पीरियड। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फिर जो है हमारा बिल्कुल ही हेल्ड होते जा रहा है, अच्छा टाइटली हेल्ड होते जा रहा है। क्या हो रहा है कि वहाँ पे शील्डिंग इतनी इफेक्टिव नहीं हो पा रही, इस कारण कि न्यूक्लियस से इनका अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है, और ज़्यादा होने के कारण इनको आसानी से हम निकाल फिर नहीं पाएंगे, और इसी कारण पीरियड्स बाद आप चलते हो तो आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा मिलती है। यही इसका कारण है, सबसे इम्पोर्टेंट है ना, इसको याद कर लीजिएगा आप। और याद क्या करना, समझ ही गए होंगे जो मैंने आपको बताया। तो एज वी गो डाउन द ग्रुप, और जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बीइंग द इंक्रीजिबली फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, और दियर इज एन इंक्रीज शील्डिंग ऑफ द न्यूक्लियर जो कि चार्ज बाय द इलेक्ट्रॉन इन द इनर लेवल, और इन दिस केस द हमारा इंक्रीज इन द शील्डिंग ओवरवेट द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज एंड द रिमूवल फ्रॉम द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिक्वायर लेस एनर्जी डाउन द ग्रुप। क्या है इसका मतलब, सीधा है कि जब आप ग्रुप में नीचे की ओर जाते हो तो वहाँ पे आपका क्या होता है, सेल की संख्या बढ़ती है ना कि इलेक्ट्रॉन की। देखो लास्ट वाले में तो एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा आपका, यदि आप फर्स्ट ग्रुप में देख रहे हो तो एक ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा आपको लास्ट सेल में। अब वहाँ पे सेल जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, न्यूक्लियस से उसकी दूरी बढ़ती जाएगी। चलो इसको ड्रॉ करके बताता हूँ, फिर आपको और समझ आएगा। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि ग्रुप में आप जब जाते हो तो ये तो मान लो आपका न्यूक्लियस है। अब मैं कलर डिफरेंट लेता हूँ, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे।
देखो ये आपका न्यूक्लियस हो गया येलो कलर में। अब यहाँ पे आपकी पहली सेल, फिर और ग्रुप में नीचे गए दूसरी सेल आ जाएगी, फिर ग्रुप में आप जो है और नीचे गए तीसरी सेल आ गई, है ना। ऐसी और जो नीचे गए फिर आपकी चौथी सेल आ गई। इस तरह से सेल बढ़ती जा रही है और सेल बढ़ने से इनकी बीच में जो डिस्टेंस है वो भी तो बढ़ रही है मेरे भैया। और इसके कारण क्या हो रहा है कि ये दूर जाके ये वाला इलेक्ट्रॉन हमारा आसानी से निकल जाएगा, समझे। ये है यहाँ पे बस कारण। तो ग्रुप में नीचे जाने पे सेल बढ़ती है, जिसके कारण कि हमारा जो अट्रैक्शन रहता है न्यूक्लियस से वो घटता है और इसके कारण हम एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल पाते हैं। चलो ये आपको समझ आ गया हो तो बिल्कुल लाइक कर दिया करो यार भाई वीडियो को। मैं और आगे बढ़ता हूँ, क्या लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, और बस कुछ नहीं है। फ्रॉम यहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं। तो फ्रॉम जो है हमारा क्या लिखा है इन्होंने फिगर 3.6 का, ये यू विल आल्सो नोटिस दैट द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अ बोरॉन जो कि Z=5 इज स्लाइटली लेस देन दो है बेरिलियम। आपकी ऐसी बुक है तो आप उसमें देखिए, जो फिगर आपको 3.6 दिया है उसमें आपको देखने को मिल रहा होगा कि बोरॉन के पास क्या है Z=5, मतलब कि बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है 5 है, और बेरिलियम जिसका कि एटॉमिक नंबर कितना 4 है। तो वहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो एंथैल्पी है किसकी, बोरॉन की, वो कम है किससे, बेरिलियम से। अब आपके मन में फिर क्वेश्चन भाई कि हमने तो पढ़ा है कि पीरियड्स वाइज जो है बढ़ती है, मतलब कि आपकी कंपैरिजन में बेरिलियम के क्या होनी चाहिए, मतलब कि बेरिलियम की क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और बोरॉन की ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका कहाँ पे पीरियड्स वाइज आएंगे तो हमारा बोरॉन के जो आएगा बेरिलियम के बाद आएगा। लेकिन यहाँ पे यार केस चल रहा है डिफरेंट, ये बोल रहा है कि बोरॉन का कम होगा। ये क्या चीज़ है, तो ये चीज़ है, ये भी शील्डिंग है। अब शील्डिंग अभी आपने देखी थी फर्स्ट एस के बीच में और 2s के बीच में, लेकिन यहाँ पे पीरियड्स वाइज जो होगी आपकी, यहाँ पे थोड़ा सा एक डिफरेंट आएगा कि p और हमारे s के बीच में अब हमारी क्या चलने लगेगी, शील्डिंग चलने लगेगी। और जिसके कारण कि जिसकी शील्डिंग कम होगी वहाँ से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा, और जिसकी जो है शील्डिंग जो है हमारी वो होगी, मतलब शील्डिंग से ही नहीं, उसका सीधा सीधा इससे मतलब है कि हमारा P से जल्दी निकलेगा या फिर S से जल्दी निकलेगा, उसका कारण भी। अब सारी बातें पढ़ के समझ आएगी, ऐसे बोल दूंगा तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे आप। चलो पढ़ता हूँ मैं। तो ये तो आपको समझ आया होगा कि यार बोरॉन की क्या है, इन्होंने बोला कि कम होगी बेरिलियम से। अब उसका कारण देख रहे हैं हम। तो इवन थो द फॉर्मर हैज़ अ ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज, है ना। तो बोल रहा है कि व्हेन वी कंसीडर, जब हम कंसीडर करते हैं सेम प्रिंसिपल क्वांटम लेवल को, एन एस इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड टू न्यूक्लियस मोर देन द पी इलेक्ट्रॉन। बोल रहा है कि यदि हम कंसीडर करें एक सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, अब क्वांटम क्या चीज़ है यार, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब है कि एन की वैल्यू। आप बोल रहा है आपसे कि एन की वैल्यू आप एक को कर लो एज्यूम, मतलब कि आप ले लो, चाहे फर्स्ट ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, लेकिन आप कोई एक को लेके चलो। तो यहाँ पे हम एक को लेके चल रहे हैं। तो जब हमारी पहली सेल की या दूसरी सेल की हम बात करते हैं तो बोल रहा है कि दूसरी सेल का ही हम बात करें तो दूसरी सेल में जो हमारा एस वाली ऑर्बिटल होगी वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी किससे, हमारी न्यूक्लियस से, कंपेरिजन टू है पी ऑर्बिटल के, है ना। इस बात को समझो। तो एस वाली क्या होगी, ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी देन द पी ऑर्बिटल से। तो इन्होंने बोला है कि बी कंसिडर द सेम प्रिंसिपल क्वांटम लेवल एन एस इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस इज अ मोर देन द पी इलेक्ट्रॉन। और बेरिलियम में द इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं डूरिंग द आयनाइजेशन इज एन एस इलेक्ट्रॉन। अब देखो बेरिलियम में हम निकालते हैं एस से, और इन्होंने बोला है कि एस वाले में क्या होगा, ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा हमारा न्यूक्लियस का फोर्स। तो जब हम एस से निकाल रहे हैं और बेरिलियम के एस वाले ऑर्बिटल से निकाल रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन या 2 जितने में निकाल रहे हो, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, उसकी हमको एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ रही, क्योंकि यार जो जितना अट्रैक्टिव है वो हमारा क्या करेगा, ज़्यादा एनर्जी लेगा, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पे बेरिलियम के केस में क्या हो रहा है, एस से निकल रहा है, जिसके कारण इसको हमको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। और यहाँ से बोल रहा है कि वेयर एज द इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है डूरिंग द आयनाइजेशन ऑफ बोरॉन, और हम बोरॉन से निकालते हैं तो वो आपका पी से निकलता है। और आप जानते हो पी हमारा न्यूक्लियस से दूर होता है, और जिसके कारण कि पी से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो यही मेन कारण है कि बोरॉन की हम पे हमारी क्या होती, कम एनर्जी होती है, और बेरिलियम की ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। सीधी बात है यार। और द पेनिट्रेशन ऑफ अ 2s इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस इज अ मोर देन दैट ऑफ द 2p इलेक्ट्रॉन, और हेंस द 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ अ बोरॉन इज अ मोर शील्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर कोर ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मैंने कहा था आपसे कि 2 केस चलेंगे। पहला तो आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन निकलने के केस में चलेगा। अब यहाँ पे एक शील्डिंग का आ रहा है। तो शील्डिंग में क्या बोल रहा है हमसे कि भाई जो 2s इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, न्यूक्लियस से क्या कर देगा, 2p वाले को शील्ड कर देगा। मतलब कि 2p वाला हमारा न्यूक्लियस के कांटेक्ट में जितना नहीं रहेगा जितना कि 2s रहेगा।
तो वही सारी घुमा फिरा के बातें हैं, मैं इनको बार बार रिपीट करूँगा तो आप कन्फ्यूज़ हो गए। जो मैंने आपसे बोला बस उतना दिमाग में रखो। जो मैं आगे बढ़ता हूँ अब आपके लिए, यहाँ से पढ़ाता हूँ क्या लिखा है इन्होंने कि द रिमूव जो है 2p इलेक्ट्रॉन आपका कंपेयर बेरियम। ये सारी बातें वो ही है, क्या ये बोलना चाहते हैं हम यहाँ से देखते हैं। ये वाला है ना जो इन्होंने लिखा, वो मैंने आपको बोल के समझा दिया। देखो एनसीईआरटी में यही बात है आपकी कि ये जो है लिखते ज़्यादा हैं, है ना। समझाने की बात जो रहती है इनकी 2-4 लाइन में हो जाती है, लेकिन ये इतना लिखते हैं कि आपको फिर वो है पूरा पढ़ना पड़ता है। आप सोचते हो यार कि ये ना छूट जाए वो ना छूट जाए, लेकिन इनकी एक ही बात में वो बात आ जाती है जो कि आपको समझना होता है, और मैंने आपको समझा दिया है। अब बोल रहा है कि अनादर एनोमैली। अब देखो एनोमोली मतलब होती है एक जैसे एक्सेप्शनल केस चलता है ना कि यार ये चीज़ नहीं होनी थी फिर भी हो रही है, वो वाली चीज़ बोल रहा है यहाँ पे कि भाई उसी तरह से कि ऑक्सीजन जो है हमारा बोल रहा है कंपेयर टू नाइट्रोजन के, क्या बोल रहा है कि ऑक्सीजन यहाँ से बोल रहा है कि जो स्मॉलर फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन कंपेयर टू जो नाइट्रोजन, बोल रहा है हमसे कि ऑक्सीजन की फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी जो होती है स्मॉलर होती है कंपेरिजन टू नाइट्रोजन। अभी ऐसा क्यों देखो पहले तो समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, या क्वेश्चन नहीं बोल के क्या चीज़ हो रही है। हमको ये पता है कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन जो आता है वो किसके बाद आता है, ऑक्सीजन के बाद आता है। तो इसके केस में जो है हमको एक बेसिक सा आइडिया हमारे दिमाग में क्या आता है यार कि पीरियड्स में तो बढ़ती है हमारी, क्या होती है पीरियड्स में बढ़ती है आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो ऑक्सीजन की तो बढ़नी चाहिए। लेकिन ये बोल रहा है कि ऑक्सीजन की कम होती है लेकिन नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है। अब ये क्या फंडा है यार, ये दिमाग ख़राब करता होगा आपका, तो वो ज़रा समझो। और मैं आपको वो बुक से नहीं बताऊंगा, वो मेरे एक्सपीरियंस से बताऊंगा, और एक्सपीरियंस का मैंने मतलब ये पढ़ा भी है तो वो आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना उसको। बुक पे ध्यान मत दो, जो मैं बोल रहा हूँ उन पे ध्यान दो। यहाँ पे क्या होगा मेरे बच्चों कि नाइट्रोजन से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इसकी हाल्फ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से निकलेगा। क्या बोला मैंने कि नाइट्रोजन जो होगा हमारा वो हाल फिल्ड होगा। और होल्ड्स रूल्स हो या कोई भी हमारा जो भी आपने रूल पढ़ा है उसमें इन्होंने बोला है कि यदि हाल फिल्ड या फिर कम्प्लीटली फिल्ड हमारा जो है उससे यदि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ऑर्बिटल से, तो वहाँ पे क्या होगा हमारी ज़्यादा एनर्जी लगेगी कंपेरिजन टू जो है किसके, जिसमें कि हाल फिल्ड और कम्प्लीटली फिल्ड का मामला नहीं है। तो नाइट्रोजन में हमारा कंप्लीट हाल फिल्ड है, लेकिन हमारी ऑक्सीजन में ऐसा कोई मामला नहीं है, जिसके कारण कि ऑक्सीजन हमारा एक इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगी, लेकिन हमारा नाइट्रोजन आसानी से एक इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसके पास हाल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, वो भी 2p का, मतलब कि उसमें जो p में क्या हो रहते हैं 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं एक एक करके, है ना। मतलब कि p में आपके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन के केस में p में कितने आपके 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं हाल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं और वो आसानी से नहीं निकलते हैं। तो क्या होता है कि नाइट्रोजन की यहाँ पे क्या होती है ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी जाती है कंपेरिजन टू जो है ऑक्सीजन के। बस यही है यार, और ये सब पढ़ोगे कन्फ्यूज़ हो जाओगे, कुछ यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने बोला दिमाग में बस वो रखो, और इसी को जो आप क्वेश्चन बाय जब करोगे तो यही मैंने जो बातें बोली लिख लेना कहीं। चलो अब मैं आपको एक प्रॉब्लम करा देता हूँ, उसके बाद हमारा ये जो है सेशन यहीं पे ख़त्म करेंगे, और अगला हम लेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। तो प्रॉब्लम 3.6 में हमसे बोल रहा है कि जब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो हमारी इस तरह से लिखा है इन्होंने कि डेल्टा आई एच वैल्यू ऑफ अ थर्ड पीरियड्स की, थर्ड पीरियड्स का मतलब जान रहे हो ना क्या है कि जैसे आप ग्रुप में जाते हो कि फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप, तो थर्ड पीरियड मतलब कि जब एन की वैल्यू 3 हो, वो वाली बात कर रहा है। तो सोडियम मैग्नीशियम और सिलिकॉन आर रिस्पेक्टिवली, जो कि हमसे बोल रहा है कितनी है, सोडियम की 496 है, मैग्नीशियम की जो है 737 है, और सिलिकॉन की 786 है किलोजूल पर मोल जो भी है। तो हमसे बोल रहा है कि प्रेडिक्ट करो कि वेदर द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो कि डेल्टा आई एच वैल्यू फॉर एल्युमिनियम विल बी मोर क्लोज टू जो है 575 और अब 560 किलोजूल पर मोल के। समझना इस बात को कि थर्ड पीरियड में जो हमारा सोडियम मैग्नीशियम और उसके बाद बोल रहा है सिलिकॉन मेलिकॉन आ रहा है, तो इसमें से हमको ये बता दो कि वो जो होगी एल्युमिनियम की जो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो क्या हमारी 496 से लेके 735 के बीच में आएगी, या फिर 737 से लेके 786 के बीच में आएगी। तो आप जानते हो कि पीरियड्स वाइज क्या होती है हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। अब आपको पता होगा कि एल्युमिनियम हमारा किस में थर्ड पीरियड में आता है, और थर्ड पीरियड में आप जानते हो कि वो किसके बीच में आता है हमारा मैग्नीशियम और सिलिकॉन के। तो मैग्नीशियम और सिलिकॉन के बीच में आ रहा है, माफ़ कीजिएगा वो हमारा क्या आता है, हाँ सही है। तो मैग्नीशियम और इधर आपका मतलब कि सोडियम और मैग्नीज इधर से आपका आता है किसके बाद, मैग्नीशियम के बाद। तो
यहाँ पे आप देखोगे कि इट विल बी मोर क्लोज टू जो है 575 किलोजूल पर मोल के। अब आपके मन में एक डाउट आया होगा कि यार ये 575 किलोजूल पर मोल इसकी क्यों है ना, मैग्नीशियम की तो यार इतनी ज़्यादा और उसकी इतनी कम क्यों है। तो जब वैल्यू फॉर द एल्युमिनियम शुड बी लोअर देन ऑफ मैग्नीशियम बिकॉज ऑफ इफेक्टिव शील्डिंग ऑफ अ 3p इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द 3s इलेक्ट्रॉन। समझे, मैं आपका डाउट समझ रहा हूँ कि आपके मन में डाउट आया होगा, कि आपके मन में ये आया होगा कि यार इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आनी थी, 575 से लेकर 700 मतलब कि 760 तक आनी थी इसकी, मतलब कि इसके बीच में आनी थी। मतलब क्या है कि जो हमारा एल्युमिनियम होता है वो मैग्नीशियम और हमारा कहाँ कहाँ होता है, हमारा वो जो होता है मैग्नीशियम और सिलिकॉन के बीच में होता है। और आपके दिमाग में ये जो है क्वेश्चन स्ट्राइक कर रहा होगा कि यार इसकी वैल्यू तो 575 से लेके हमारी मतलब कि मतलब कि इसकी 760 के तकरीबन होनी थी। आपको ये जो है दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें केस चलता है हमारा, जो मैंने इधर अंडरलाइन कर दिया है, कि 3p ऑर्बिटल जो होती है हमारी वो क्या होती है, सील्डेड हो जाती है। किसके कारण, जो 3s वाला क्या करता है उसमें रुकावट करता है, जिससे कि 3p दूर चली जाती है न्यूक्लियस से, और जिससे कि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है। तो ये सारी बातें थे बच्चों इस लेक्चर की, और इस लेक्चर को ध्यान से देखना, हो सके तो दो बार देख लेना, क्योंकि इसमें हमने आपको एक एक चीज़ें बताई हैं। और यही जो है आपका मैं बोल रहा हूँ 12th का बेस है। यदि आपको किसी भी चीज़ में बेस बनाना है, चाहे आपको 12th का कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो एनसीईआरटी से अच्छी कोई चीज़ नहीं होती है। एनसीईआरटी का एक एक टॉपिक पढ़िए, एनसीईआरटी की जो है क्वेश्चन को लगाइए, एग्जाम्पल को लगाइए, जो भी जहाँ पे ना बने मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो इसमें इतना ही रखते हैं। यदि आपने पूरा देख लिया तो प्लीज़ इसको लाइक करके जाना, और हमें अच्छा से कमेंट करके भी जाना कि बच्चों ये जो लेक्चर है हमको सर समझ आ गया है या नहीं आया है। तो अब इस लेक्चर को हम फिर आगे बढ़ाएंगे, और उसमें हम लेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को, कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, पूरे एकदम जज्बे से काम करो, दिमाग खोल के हर एक चीज़ को पढ़ो, और कभी भी ये मत सोचो कि हमसे ये चीज़ नहीं हो पाएगी, हमसे ये जो है समझ नहीं आ रहा टॉपिक, ये कभी मत सोचना। ये फालतू की बातें होती हैं। ये जब जो भी बंदा ये सोचता है वो बिल्कुल पढ़ने से उसको कोई मतलब ही नहीं है। यदि आप पढ़ने वाले हो, यदि आपको जो है पढ़ने में आनंद आता है, या आनंद की तो छोड़ो, यदि आपका पढ़ने को जरा सा मन करता, तो बच्चे ये बात समझ ले कि जो तेरा मतलब जो दिमाग है वो पढ़ने के लिए विकसित हो चुका है। तो बिल्कुल किताब खोल के बैठो, ध्यान से पढ़ो, जो भी चीज़ नहीं आती है वो मुझसे पूछो, जहाँ कहीं भी हो, लेकिन आपको पढ़ना ज़रूर है। तो चलो फिर मैं किसी लेक्चर में मिलता हूँ आपसे। ऑल द वेरी बेस्ट।